Srimati Supriya Sule, the Honorable Member of Parliament and the daughter of Shri Sharad Pawar जी आदरणीय, ये वो शख्सियत हैं जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। उन्होंने हमेशा ही अपने बेबाक और इंसाफ पसंद नज़रिए से हम सब का दिल जीता है। ट्रिपल तलाक बिल की बात हुई, उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत अच्छी बात की। आइए सुनते हैं कि एनआरसी और सीए के खिलाफ आपके क्या नज़रियात हैं। मैं बुलाती हूँ, प्लीज़ वेलकम श्रीमती सुप्रिया सूले और उनके एजाज़ में एक शेर पेश करती हूँ। देख जिंदा से परे रंगे चमन जश्न बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न दे। सुप्रिया सूले मैम, प्लीज़ वेलकम। सबको नमस्ते, मेरा सबको आदाब। मैं सोच रही थी रात के 9 बजे है और मैं सोहेल भाई को कब से कह रही थी कि ये महिलाओं का प्रोग्राम है, 7 बजे के बाद महिला आएंगी। तूने कहा चिंता मत करिए, सारी महिला आएंगी। ऐसे कैसे आएगी? 7 बजे के बाद हर महिलाओं को उसके घर जाना होता है, उसके शौहर और बच्चों को घर आने का वक्त होता है, उसको खाना पकाने का वक्त होता है, तो कैसे 9 बजे तक आएगी? और मैं और तीस्ता जी यही बात कर रहे थे कि रात के 9 बजे है और एक भी महिला यहाँ से हिल नहीं रही है। और ये बहुत गौरव की बात है कि महिलाओं में कितनी ताकत है, ये आज मैं देख रही हूँ। मैं इस बुरखा को देख के मुझे एक चीज़ याद आई। मौलाना आज़ाद जी के नाम से एक बड़ा कॉलेज है औरंगाबाद में, उस कॉलेज में मैं भी उनके साथ काम करती हूँ। और जब जब मैं उस कॉलेज में जाती हूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ मुझे पूरे बुरखे में दिखती है, तो मैं उनको नहीं पहचान पाती, लेकिन उनकी आँखों को पहचान पाती हूँ। और उनकी आँखें इतना कुछ कह जाती है कि 1 घंटे का भाषण भी नहीं कह पाती। और उस बुरखे में और उन आँखों में इतनी ताकत है, क्योंकि आप सोचिए बुरखा पहने या ना पहने, सबसे चीज़ क्या लगती है कि अपनी 2 आँखें, और उस आँखों से वो दुनिया देखती है। मैं वो फिजिक्स, मुझे आज भी वो दिन है, मैं फिजिक्स की लैब में गई थी, वो लड़की इंजीनियर बन रही है, और मैंने उसको पूछा कि घर में कौन कौन है? तो मेरे 2 भाई है, माँ बाप है, सब है। मतलब तुमको क्या बड़ा बन के बनना है? तो मुझे गाड़ी बनानी है। उसको बोले तुम गाड़ी कैसे बनाओगी? ही सेड मैं अभी फिज़िक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे 100 में से 100 मार्क निकलते हैं, मैं उसके बाद इंजीनियर बनूंगी और इस देश में सबसे अच्छी गाड़ी जो बनेगी वो मैं बनाऊंगी। ऐसी उस लड़की ने मुझे उसका कहा था। मैंने उसको पूछा कि लेकिन ये बुरखा से, उसने कहा कि बुरखे से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कान से सुनना है, जो मुझे सीख मिलती है वो मेरे कान से सुनती हूँ, और दुनिया को जो भी देखना है वो मेरे आँख से देखती हूँ। और मुझे मेरे बुरखे का बहुत अभिमान है। मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन के। और मैं शायद मेरा घर एक मराठी घर में पैदा हुई, इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ। मेरे साड़ी का मुझे बहुत ज़्यादा अभिमान है, और इसमें जो एक नारी शक्ति की ताकत है वो मेरे साड़ी में है। मैं कभी कभी ये पुलिस वाली लड़कियों की तरह पैंट भी पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं परदेश जाती हूँ। मैं एक सांसद हूँ, इसलिए कई बार ढंग की इंग्लिश आ जाती है, इसलिए मुझे कभी कभी भेज देते हैं यूनाइटेड नेशंस देश की तरफ से, और तब मैं सिर्फ वहाँ जाके साड़ी पहनती हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अमेरिका जब जाती हूँ, जब जीन पहन के घूमती हूँ, तो वो न्यूयॉर्क में कोई नहीं मुझे पूछता, लेकिन जब मैं साड़ी पहन के रास्ते में जाती हूँ, 100 अमेरिकन मुझे रोक के बोलते क्या सुंदर साड़ी पहनी है, कहाँ से ली आपने। और एक भारतीय होने का गर्व मुझे, एक औरत होने का गर्व मुझे मेरे
मुझ पे जो संस्कार हुए वो सब मेरे साड़ी की आंचल में है, और ये आंचल में बहुत ताकत है। मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊं कि जब एक शौहर किसान हो और वो आत्महत्या कर लेता है, उसकी बीवी कभी आत्महत्या नहीं करती। उसके पूरे खानदान, बच्चे, सास ससुर को उनकी आंचल में ले लेती है और आगे अपना संसार चलाती। इतनी बड़ी ताकत औरतों में है। और मैं इस देश के आज जिनका सत्ता, आप सरकार भाषण में कह रही थी, मुझे सब आपको एक विनती है कि आप केंद्र सरकार बोला करिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार आज है, तो जब सरकार मत कहिए, केंद्र की सरकार बोलिए। और मैं सिर्फ इतना आपको कहने आई हूँ कि आपके मन में है वही महाराष्ट्र के सरकार के मन के है। जो आपको चाहिए वही ये सरकार करेगी, क्योंकि हम सब पे एक संसार हुए है। जो भी कहता है बोलता है माई बाप सरकार, ये सरकार माई बाप नहीं है। महाराष्ट्र का हर औरत और आदमी इस सरकार के माई बाप है, और ये हमको बदलाव इस देश में लाना है। और इसलिए सबसे बड़ी ताकत एक औरत में होती है, याद रखना। और सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ, एक औरत जितना प्यार से घर जोड़ सकती है, उनको अगर आप तंग करो, वो ये सरकार गिरा के तोड़ भी सकती है। इतनी बड़ी ताकत इस सरकार में है। लेकिन हमको उस रास्ते से नहीं जाना है। वो कितना भी कुछ गलत करे, हमारे प्यार में बड़ी ताकत है। हम प्यार से उनको लड़ेंगे, और जहर जो ये केंद्र की सरकार इस देश में दे रही है, उसको हमारे प्यार से, हमारे एकता से देश में एनआरसी कभी भी नहीं लाने देंगे। ये कहने के लिए मैं आज आपको आई हूँ। शायद मेरे पहले जिन्होंने भाषण किया वो कामड़े लड़की थी, उसने किया कि उसके पहले जो गिटार गा रहे थे उन्होंने कहा, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कान से सुना है। माननीय प्रधान जी, मेरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे विचारों में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी मेरे देश के प्रधान हैं, उनके पूरा मैं मान सम्मान करके ये बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने उस दिन टीवी पे ऐसे कहा, मैंने चैनल पे देखा, कि हमने कभी नहीं कहा कि एनआरसी देश में लगाएंगे। मैं तो सोच में पड़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री एक कह रहे, लेकिन देश के होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी कुछ और ही कह रहे। मैं खुद पार्लियामेंट में थी, मैंने इसके खिलाफ भाषण जब किया था, उसका जवाब माननीय होम मिनिस्टर जी ने दिल्ली में पार्लियामेंट में दिया था। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो खुद ने कहा था कि इस देश में मैं एनआरसी करके ही रहूंगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा है। तो एक तो कोई है, शायद ये तो बात नहीं करते एक दूसरे से, पता नहीं। देश के होम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे। एक ही सरकार में है, लेकिन दो अलग भूमिका है। मैं सिर्फ हमारी सब बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ही विनती करना चाहती हूँ। हर रविवार को वो मन की बात कहते हैं। आज मेरी सारी ये बहनें एक मन की बात प्रधानमंत्री से कह रही है। हमारी एक ही मांग है कि हमें एनआरसी और सीएए इस देश में नहीं चाहिए। ये हमारी मन की बात है। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी बहनों के लिए आपको ये करना ज़रूरी है। और ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। आपकी सब बहनें जब मुझे मिलने आई थी इस प्रोग्राम के लिए, मुझे कह रही थी, ताई आप इस क्या कहना है आपका, मतलब ये हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं, आपको सबको समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब है, मतलब आप सोचिए, अभी हमारी बहुत सारी महिला यहाँ है, शायद आपके बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा, तो आप बता भी सकती है कि हाँ मेरा जन्म इस देश में हुआ है, क्योंकि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपकी डिलीवरी आपकी माँ ने अस्पताल में की होगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे आदिवासी है, बंजारा है, नोमैडिक ट्राइब्स के लोग हैं, जिनकी कोई जो डिलीवरी हुई ना, वो कोई अस्पताल में नहीं हुई, घर में हुई है। अभी आप मुझे बताइए वो सर्टिफिकेट कहाँ ढूंढने जाएंगे।
अगर इस देश की आदिवासी औरत आज भी बहुत सारी नंदुरबार में है जिनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ भारतीय है, यहाँ पैदा हुए, लेकिन उनके पास कागज नहीं है। मैं उस कागज के खिलाफ हूँ। और इन्होंने जो भाषण किया, इन बच्चा जो गा रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अगर इस देश में ऐसी सार की लड़कियाँ पैदा हो रही है तो आज के बाद हर जन कहेगा कि ऐसी ही कामड़े सिस्टर्स की तरह मेरी भी बेटी पैदा हो इस देश में। कि उन्होंने इतना अच्छा गाना दोनों ने गाया। एक सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ रही है, एक कई सायन में नौकरी कर रही है। देखिए उनके पिताजी और माँ को कितना अभिमान होगा कि दोनों बेटियाँ पढ़ रही है और अपने माँ और पिताजी का नाम ये दोनों लड़कियां जरूर रोशन करेगी। भाई करेगा कि नहीं पता नहीं, ये बेटियां जरूर करेंगी। लेकिन ये बहुत मुझे चिंता इस बात की सिर्फ होती है कि इस माहौल में, मैं जिस मुंबई में पैदा हुई, ये अग्रीपाड़ा उसी का तो एक भाग है। यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हम बम्बई का हैं, हमें मुंबई का बहुत अभिमान है। हम यहाँ कोई जात धर्म में नहीं अटकते। मैं तो मुंबई कर रही हूँ, मैं चुन के मेरे पूना और बारामती के लोग देते हैं, लेकिन मेरा दिल जो धड़कता है वो मेरे मुंबई के लिए हमेशा धड़कता है, क्योंकि जो भी मुझे लाइफ में मिला है शिक्षा, वो मुंबई कर में मिला है। मुंबई कर मेरी जन्मभूमि है, बारामती और पूना मेरी कर्म भूमि है, और जो भी मिला है इसी मिट्टी से मिला है, और जो भी ख़त्म होना है इसी मिट्टी में होना है। तो मुझे मुंबई का बहुत अभिमान है। और मज़ा इस बात का मुंबई में आता है कि यहाँ जात धर्म नाम कोई नहीं पूछता। आप एक बार मुंबई करके हो गए, हम सबको यहाँ की मिठाई हो, खाना हो, हम सब साथ मिलके प्यार से रहते हैं। अरे आपको लगता है आप लोग रमज़ान करते हैं, आपसे ज़्यादा रमज़ान हम लोग रखते हैं। वो थोड़ा अलग कारण से थोड़ा दिन भर डाइटिंग करते हैं, क्योंकि शाम को मोहम्मद अली रोड जाना होता है। मैं तो हमेशा जाती हूँ, और वहाँ जो खाना मिलता है, मैं तो, आप तो शायद रुकते नहीं, आप बोलते होंगे अरे बाप रे रमज़ान आ गया। हम तो बोले माशाल्लाह रमज़ान आ गया, हमारे तो बहुत मज़े हैं। तो बड़े ऐसी तरह से हम लोग सब ईद मनाते हैं। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है जो स्कूल में मेरे साथ रहती थी, जिसका नाम है अनीता भुरानिया। अभी उसकी शादी होगी, अनीता बोर्डे हो गई। अनीता भुरानिया के फादर बड़े फिल्म में काम करते थे, वो एक एक्शन क्या कहते हैं डायरेक्टर हुआ करते थे। उसका भाई भी अभी करता है। ये सब बड़ी फिल्में होती है ना सब, वो मोटरसाइकिल वाली कौन सी फिल्म थी, धूम, हाँ करेक्ट, धूम। वो धूम का जो सारा एक्शन है ना, उसका भाई एलन करते हैं। उनकी इंटरकास्ट मैरिज थी उसके फादर और मदर की। उसके फादर मुसलमान थे भुरानिया जी, और उसकी माँ क्रिश्चियन थी। तो जब से मैं स्कूल में जाती हूँ अनीता के यहाँ, हमको साल में 3 बार जाना पड़ता था, हमेशा कंपलसरी। आज भी हम जाते हैं। उसके माँ बाप गुजर गए अभी, लेकिन 3 चीज़ें मैं आज तक अनीता के साथ करती हूँ। अनीता का बर्थडे, ईद उसके फादर के तरन, शिरखुरमा और बिरयानी सिर्फ अनीता की हमारे आती है। और क्रिसमस में उसकी माँ का चर्च का प्रोग्राम होता है, इसलिए 25 से इधर अपने नाना चौक में चर्च है ना, वहाँ वो ग्रैंड रोड से उतरते लेफ्ट में वो मच्छी मिलती है ना, उसके सामने की गली में उसका घर है, पुरानी सी बिल्डिंग है। और मेरा पूरा बचपन उस अनीता के साथ, हमारा एक बड़ा 5-6 लड़कियों का ग्रुप हुआ करता था, उसमें अनीता के घर में 2 बार जाओ, एक बार ईद के लिए और एक बार अनीता का जन्मदिन के लिए, और तीसरी बार क्रिसमस के लिए। आप सोच के बताइए, इसको ही तो देश कहते हैं जिसको नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, मेरा भारत महान। इसलिए हम इसमें पैदा हुए। और मुझे इतना दुख होता है कि 21 की पीढ़ी के हम लोग हैं जिसको मॉडर्न इंडिया कहते हैं। हमारी लड़कियां इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर बन रही है, कितनी अच्छी कामें कर रही है, और फिर हम लोग कहाँ फंस गए इस सब में। आप ये सब ने, आज तो तानाजी पिक्चर देखने जाना था, आप यहाँ सब बैठ गए मेरे साथ। ये आपका टाइम एजिटेशन करने का नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद करने का नहीं। हम सबको आके देश की सेवा में टाइम देना चाहिए। लेकिन मुश्किल में ऐसे फंस गए हम लोग कि घर का काम दाम छोड़ के 30 को भी घर जाके खाना बनाना है, मुझे भी बनाना है। हाँ वह क्या है, बच्चे पूछते हैं कि मम्मी तुम क्या करोगे, कितना भी कोई हो ना खाना बनाने वाला, बच्चों को माँ के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। बात सही है कि नहीं पता है।
क्योंकि घर की औरत जो होती है ना, वो दिन भर कितना भी देश चला ले, घर में जाए तो वो बीवी ही होती है, और माँ हमेशा माँ ही होती है। जो बच्चों के लिए दिल धड़कता है ना, वो किसी के लिए नहीं। हर माँ को कितना भी आप करियर कर लो, जब 4 बजते हैं तो मेरे मन में भी लगता है 4 बज गए, बच्चे तो घर आए होंगे ना। आपको भी ऐसा लग रहा है? मैं देख रही छोटे छोटे बच्चे ठंड में यहाँ आए, मुझे बुरा लग रहा था। मैं ऑर्गेनाइजर्स को बोल रही थी हमारी महिलाओं को घर जाने दो, 9:15 बजे हमारे सब भाईजान आके रुके होंगे, आज खाना कितने बजे मिलने वाला है। नहीं तो सोहेल भाई, सबके लिए खाना रखा है क्या? बिरयानी रखा है सबके लिए, घर का पार्सल का क्या होगा फिर? लेकिन ये बात सही है, हम सब यहाँ आज मिले, और मैं सिर्फ इतना आप सबको कहने आई हूँ कि जो भी करेंगे प्यार से करेंगे। महात्मा गांधी जी ने बहुत ताकत हम सबको दी है, और शांति से और कम बोलने में जो ताकत है वो हम सब महीनों में है। और मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहती हूँ कि 1 महीने के बाद तीस्ता जी जो वादा किया है, वो सिर्फ बुर्खा वाली नहीं, हम जो भी महिला है वो महिला के साथ महिला यहाँ खड़ेगी। कोई जात धर्म हम नहीं फंसेंगे, कितना भी दिल्ली हम सबको फंसाने की कोशिश करेंगे, हमारी एक भी महिला इनके षड्यंत्र में नहीं फंसेगी। एक बहन दूसरे बहन के लिए यहाँ खड़े होने आई है। और सिर्फ मैं इतना आपको कहने आई हूँ कि आप हम सब महिला है, हमारे शौहर है, हमारा संसार है, हमारे बच्चे हैं। और तीस्ता जी का मैं भाषण सुन रही थी, वो कह रही है वो बात बहुत सही है। आज हम पढ़ना चाहते हैं, खुद के पैर पे खड़ा चाहते हैं, मेरिट पे हम सबको सब चाहिए, लेकिन हाथ को हमारे बच्चियों को काम ही नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ एक चीज़ आपको, ये सब सारा जो षड्यंत्र हो रहा है उनको उनसे देश नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें कर रही है। उनको शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से। और जब वोट उनको मिले तो ना हिंदू है ना मुसलमान, भारतीय लोगों ने उनको वोट किया था। 303 उनके एमपीज आए हैं। मुझे अभी तक याद है ट्रिपल तलाक का मेरा भाषण। मैं भी सोच रही थी ट्रिपल तलाक क्या है, वो जाना चाहिए, ऐसा मैं सोच रही थी कि मुझे भी लग रहा है अगर मेरी बहनों पे अन्याय होना है। और लेकिन मुझे क्या हुआ पता नहीं, मेरे क्षेत्र से मैं आ रही थी, मैं क्रॉफर्ड मार्केट से घर जाती हूँ। इतना ही कह के मेरा भाषण ख़त्म करूँगी, ट्रिपल तलाक वाली बात। और मैं क्रॉफर्ड मार्केट आ रही थी, और वहाँ जब लेफ़्ट लेते हैं ना, सब्ज़ी मिलती है उसके बाद, वहाँ वो हिजाब की दुकान है। और मैं सोच रही थी कि मैं उतरूँ नहीं उतरूँ, क्या करूँ इस ट्रिपल तलाक का, क्या भाषण करूँ। मैं क्रॉफर्ड मार्केट में उतर गई और रास्ते पे चलने लगी। और चलते चलते वो ट्रैफिक वो कमिश्नर का ऑफिस है ना, उसके सामने एक पार्किंग लॉट है। मैंने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी और ड्राइवर को बोला तू रुक जा, यहाँ मैं थोड़ा घूमूंगी। और वो ड्राइवर बोला यहाँ क्या घूम रहे, आपको क्या चाहिए? फल लेना है तो वहाँ चलेंगे, मतलब फल नहीं लेना है, मुझे लोगों को मिलना है। और ड्राइवर बोला मैं यहाँ खड़ा, कहीं भी घूम के आ जाओ, मेरे को पार्किंग नहीं मिलेगा इधर, नहीं तो ये पुलिस लोग चिट्ठी निकालेंगे, तो आप जाओ घूम के आ जाओ, मैं यहाँ पार्किंग करता हूँ। मैं सोच रही थी यहीं टहल रही थी, इतने में एक बुरखे वाली औरत आ गई, उसके शौहर उसके साथ था। मुझे देख रहे थे दूर से, मुझे पता वो मेरे बारे में ही बात कर रहे। उसको पता नहीं था कि ये सुप्रिया है कि नहीं है कि नहीं है। तो मैंने हाथ किया, बोले आप सुप्रिया है? मतलब हाँ। ऐसा ही अकेले घूम रहे हैं? मतलब किसके साथ घूमूं? से नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि आप ही है। मतलब हाँ मैं ही हूँ। मतलब आप कहाँ के हैं? तो मैं औरंगाबाद का हूँ। ये बोले ये मेरी बीवी है। मतलब अच्छा क्या करते हैं? बोला PhD हूँ मैं। अरे बाप रे, PhD? पूरा बुर्खा पहना था, शक्ल तो नहीं दिख रही थी। इतने में और एक लेडीज़ आ गई, वो और उनकी 2 बेटियाँ बुरखे में थी। मतलब आप कौन है सर? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ भी डॉक्टर है। मतलब अच्छा, तीनों बुरखे में थी और तीनों डॉक्टर थी। मतलब कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हम लोग औरंगाबाद में रहते हैं। मतलब बहुत अच्छा मिला करिए मुझे। और मैंने बोला एक आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपको? तो हाँ बिल्कुल पूछिए। मतलब ये ट्रिपल तलाक का क्या होना चाहिए? उसको निकाल देना चाहिए कि रखना चाहिए? तीनों तो ऐसे मेरे से नाराज़ हो गई, बिल्कुल रखना चाहिए। मतलब रखना चाहिए? मतलब लेकिन आपका शौहर गुस्सा हो गया तो? सिर्फ तुमको क्या दिक्कत है मेरा गुस्सा हो गया तो? मतलब ओके सॉरी, ऐसा नहीं मैं कुछ कह रही हूँ, आपके पति के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर ये ट्रिपल तलाक को मुझे आप समझाइए प्लीज़।
आपको आश्चर्य लगेगा, वो जो लड़की थी ना, उसका नाम किरण कुलकर्णी था। किरण कुलकर्णी था। उसने शादी की पति से अपने, उसके बाद उसने पूरी कुरान पढ़ी, और कुरान की शायद आपको चीज़ें नहीं पता होगी, उतनी किरण चाउस को है, आप पता कर सकते हैं। मैं पार्लियामेंट में उसके साथ उसके लिए बोली थी वहाँ, और मैं किरण को पूछी, मतलब किरण ये इंटर का शादी की? हाँ की मैंने। फिर कैसे तुम मैनेज कर ले होती हो? मतलब ताई मैं बहुत अच्छी तरह मैनेज कर ली हूँ। जब मैके जाती हूँ तो उनकी तरह रहती हूँ, जब ससुराल जाती हूँ तो उनकी तरह रहती हूँ, दोनों रोल निभाती हूँ। मतलब अरे तुम्हारा तो बहुत अच्छा है। हाँ मुझे पूरी कुरान आती है। और उसने मुझे समझाया कि ट्रिपल तलाक जैसी जो चीज़ है वो हमें चाहिए, और हमें लगता है कि ट्रिपल तलाक से ये जेल वेल जाना नहीं चाहिए। मैं याद रखूँगी, मुझे अभी भी मुझे याद है। और जब मैंने भाषण किया तब मैं सिर्फ एक सांसद बन के नहीं भाषण किया, मैं एक माँ की तरह उस दिन भाषण बोली। कैसा भी मेरा पति है वो मेरा है और मेरे बच्चों का बाप है, उसको कोई जेल में नहीं डाल सकता। जो भी हमारा घर का है हम लोग देख लेंगे, माँ बाप है, सास ससुर है, दोस्त है, समझा लेंगे। लेकिन हमारे घर की जो बात है, हमारे यहाँ मराठी में एक क्या कहावत है, झाकली मूठ 1.25 लाख की, खुली तो खाक की। तो जो भी हमारे घर का ठीक है हम मुट्ठी में हमारे रख लेंगे, और खुली तो पूरी खाक की है। तो हमारा पति जैसा भी है वो हमारा पति है, मेरे बच्चों का बाप है, और कोई भी माँ पत्नी उसके बच्चों के बाप पे कभी भी अन्याय नहीं करेगी, उसको कभी जेल नहीं भेजेंगे। तो मेरा सिर्फ सरकार को इतना कहना था कि आपको ट्रिपल तलाक का जो करना है, बदलाव करना है, ज़रूर करिए, लेकिन जेल किसी की शौहर को नहीं है। उसके लिए मैरिज काउंसलिंग रखिए, उसको प्यार से समझाइए कि ये सब तुम्हारे लिए अच्छा है, ये औरत अच्छी है, भली है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, झगड़े में कुछ हो गया होगा, माफ़ कर दो और राज़ी खुशी सुखी रहो। और यही भाषण मैंने किया था, और सिर्फ मेरे मन से बोलता था जो मैं करती। मैं आपकी जगह होती तो मैं नहीं मेरे शौहर को कभी जेल भेजती, क्योंकि वो मेरे बच्चों का बाप है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या कहेंगे उसको? बच्चे बोलेंगे तुम्हारी माँ देखो कैसी औरत है, तुम्हारे फादर को जेल भेज दिया। कैसे जाएंगे? बच्चों को क्या लगेगा, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, मेरे फादर जेल में बैठे हैं। ये सब गलत था, और जो माहौल उस तरफ पैदा हुआ था वो बहुत कटुता का था। और सिर्फ बहनों को कहना है, हर समाज की उसकी रीति रिवाज होते हैं, जिसमें अच्छा है वो अच्छा ले लो। अगर थोड़ा बदलाव लाना हो, जैसे हमारे वक्त में हिंदुओं में सती का हुआ करता, वो जो गलत था वो बंद हो गया, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। हर कौम ने, हर लोगों ने अपने अपने समाज में क्या करना है उसमें सरकार ने पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप तय करेंगे आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और हम औरतें तय करेंगी हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारे लिए एनआरसी अच्छा नहीं है, हमारे लिए सीएए अच्छा नहीं है, और अगर सरकार हम कुछ कंपलसरी करे, हम प्यार से उसके खिलाफ लड़ेंगे, और ये लड़ाई हमारी महिला जीतेंगी, इतना मुझे पूरा गर्व है। और इतना ही मैं कह रहूँगी, क्योंकि 9:20 हो गए। किसकी? हम लोग उसी के लिए बोल रहे हैं, मैं वोटिंग के लिए है ही नहीं है। और आप चिंता ना करें, ये सारी जो चीज़ें हैं हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। हम मुंबई कर, आप महाराष्ट्र से जहाँ जहाँ आए, आपका मुंबई में तहे दिल से स्वागत करके आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस सारी लड़ाई में कोई राजनीति नहीं होगी, ये एक बहन बहन के लिए खड़ी है। इतना ही मैं कह के आप सबको नए साल की मुबारकबाद दे के, हमारे महाराष्ट्र में इतना ही, ये जो टाइम चल रहा है वो संक्रांत का चल रहा है, और हमारे यहाँ कहावत है कि तिलगुड़ घ्या और गोड़ बोला। मैं सरकार से इतना ही कहना चाहती हूँ, आप तिलगुड़ लीजिए, हम भी आपसे मीठा बात करेंगे, और हमको एनआरसी और सीएए नहीं चाहिए, इतना ही कह के। और सब ऑर्गेनाइजर्स को मैं आपको बहुत बहुत आपका
तो करती हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना शानदार प्रोग्राम आप सब ने यहाँ रखा। आप सबको बधाई देके आपकी रजा देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती सुप्रिया सूले का, जिन्होंने हमारे मन की आवाज़ हम सब के सामने अपनी ज़ुबान से पेश की।